आप सभी का स्वागत। मैं तारचंद और आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट। बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था वो है सामाजिक प्रक्रिया। और सामाजिक प्रक्रिया के लिए अंतःक्रिया होना आवश्यक है। जब कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी कार्य को बार बार करता है, बार बार दोहराता है, तो वो कहलाती है प्रक्रिया। प्रक्रिया के अंतर्गत अध्ययनकर्ता बार बार कार्य को दोहराता है। वो प्रक्रिया ही बाद में अंतःक्रिया ही बाद में प्रक्रिया का रूप धारण कर लेती है। उन परिभाषाओं को बाद में अर्थात अंतःक्रिया का बार बार दोहराना ही सामाजिक प्रक्रिया है। परिभाषाओं के आधार पर हमने विशेषताएं बतलाई कि अंतःक्रिया में सामाजिक प्रक्रिया में निरंतरता होना आवश्यक है। पहली विशेषता थी कि सामाजिक प्रक्रिया में निरंतरता का होना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, किसी व्यवहार को करता है, तो उसमें निरंतरता होना आवश्यक है। दूसरी हमने विशेषता बताई थी कि तार्किकता या क्रम होना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक विद्यार्थी किसी कक्षा में जाता है तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस प्रकार से सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर की ओर बढ़ता है, तो ये क्रम संस्करण कहलाता है। तो सामाजिक प्रक्रिया में निरंतरता होना भी जरूरी है, क्रम भी होना जरूरी है। तीसरी है पुनरावृत्ति। इस सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत पुनरावृत्ति होना भी जरूरी है। वही कार्य बार बार समाज के अंतर्गत की जाती है तो प्रक्रिया बन जाती है। जैसे एक व्यक्ति नियमित रूप से कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है तो वो उसकी प्रक्रिया है, वो इसकी निरंतरता है। और सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत निर्णायक समझ भी होना जरूरी है। तो इस प्रकार से विशेषताओं के आधार पर हमने बताया था कि सामाजिक प्रक्रिया में एक भाषा, एक संचार महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन बात हम करते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया के प्रकारों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सामाजिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक सहयोगात्मक, एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और दूसरा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। जो समाज व्यक्ति दोनों के लिए उपयोगी होती है वो होती है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नंबर 1। और नंबर 2 सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया समाज की संरचना, सामाजिक व्यवस्था और अनुकूल तय होती है, जबकि समाज को प्रभावित करने वाली, समाज को विकास में बाधक होने वाली जो प्रक्रिया है वो असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। अब सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया वह है जो किसी समाज को विकास में ध्यान में रखते हुए की जाने वाली क्रिया, वो सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसमें है सहयोग, एकीकरण, सामंजस्य, आत्मीकरण अथवा सात्मीकरण, ये हमारे सहयोगात्मक के अंतर्गत आते हैं। असहयोगात्मक के अंतर्गत हमारे जो वे व्यवहार आते हैं जो समाज में बाधक होते हैं, समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, वो असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया जो हानिकारक होते हैं, व्यक्ति और समाज दोनों को प्रभावित करते हैं, विकास में बाधक होते हैं, वो हमारे लिए कहलाते हैं असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया। इसमें सबसे पहला है संघर्ष। संघर्ष कभी भी समाज के लिए लाभदायक नहीं होता, हमेशा ही हानिकारक होती है। इसमें व्यक्ति जान माल इत्यादि की हानि भी होती है। हाँ, कुछ व्यक्तियों के लिए तो संघर्ष उपयोगी हो सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को तो ही प्रभावित करता है। अर्थात एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति पर अपने विचारों को मनवाने के लिए दबाव डालता है, प्रभाव डालता है, तो वह संघर्ष की उत्पत्ति होती है। संघर्ष दो व्यक्तियों के मध्य होता है। संघर्ष में व्यक्तिगत चेतना होती है, अर्थात दो व्यक्ति जब आपस में संघर्ष करते हैं तो इस बात का भी जानते हैं हम किसका क्या परिणाम है, किन किन के मध्य किस बात पर हम संघर्ष करते हैं और उसका क्या परिणाम है। अर्थात सचेत अवस्था में किया जाने वाला व्यवहार जो व्यक्ति पर प्रतिकूल या सचेत होकर दबाव डालता है वो हमारे लिए संघर्ष कहलाता है। संघर्ष दो व्यक्तियों या समूह के मध्य होता है, जबकि प्रतिस्पर्धा समाज में अनेक व्यक्तियों के मध्य होता है। इसी बात को हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा। अर्थात संघर्ष का ये शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से किया गया एक प्रकारी संघर्ष का ही प्रतिस्पर्धा कहलाती है। लेकिन संघर्ष हमारे यहाँ पर अनेक व्यक्तियों के मध्य होता है और संघर्ष में अचेतन अवस्था में किया जाता है।
संघर्ष लाभ को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करता है। इन दोनों के अंतर्गत अधिकांशतः आपको टिप्पणी प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूछी जाती है। प्रतिस्पर्धा क्या है और संघर्ष क्या है? संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संघर्ष में दो पक्षों के मध्य होता है, जबकि प्रतिस्पर्धा अनेक पक्षों के मध्य होता है। संघर्ष में हानि अधिक होती है, लाभ की संभावना कम होती है, जबकि प्रतिस्पर्धा में लाभ की संभावना अधिक होती है। संघर्ष चेतन अवस्था में व्यक्ति करते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धा अचेतन अवस्था में व्यक्ति करते हैं। ये हम आगे की बात में स्पष्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, अर्थात सहयोग क्या है। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है कोऑपरेटिव, सहयोग। इंग्लिश में हम इसे कोऑपरेटिव कहते हैं। अर्थात किसी भी समाज के विकास के लिए सहयोग अति आवश्यक है। जब अनेक व्यक्ति मिलकर किसी उद्देश्य को प्राप्त करते हैं तो वो कहलाता है सहयोग। सहयोग ही समाज के विकास का आधार है। समाज के विकास में सहयोग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब सभी व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग मिलजुल कर जब कार्य को संपन्न करते हैं तो वहाँ सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। अर्थात किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए सहयोग कहलाती है। सहयोग जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी उद्देश्य को प्राप्त करते हैं वह सहयोग कहलाता है। डेविस कहता है कि जब समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करने की जो प्रक्रिया है, समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मिलजुल कर कार्य करने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो सहयोग किया जाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो वो सहयोग कहलाता है। सहयोग के अंतर्गत समान विचार वाले व्यक्ति मिलकर एक साथ कार्य करते हैं ताकि उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सहयोग के अंतर्गत कभी कभार आपसे परिभाषा पूछते हैं कि सहयोग क्या है। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो वो सहयोग कहलाता है। सहयोग किसी व्यक्तियों में, किसी समूह के, समुदाय के लोगों के मध्य एक महत्वपूर्ण समाज का आधार है। समाज का विकास सहयोग के द्वारा ही हुआ है, ना कि संघर्ष से। इसलिए सहयोग में दो या दो से अधिक व्यक्ति होना अति आवश्यक है। सहयोग में समान विचारधाराएं होती है। सहयोग में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। सहयोग के अंतर्गत सभी व्यक्तियों की विचारधारा एक जैसी होती है, एक जैसे कार्य होते हैं। इस प्रकार की जो विचारधारा है वो हमारे यहाँ पर सहयोग कहलाती है। हालांकि सहयोग की जो परिभाषा है वो ग्रीन ने दी है। ग्रीन, डेविस। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो वो ग्रीन कहता है सहयोग कहलाता है। डेविस कहता है जब किसी कार्य को मिलजुल कर समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करने की जो भावना है वो सहयोग कहलाती है। इधर सदरलैंड की जो परिभाषा है वो कहता है कि किसी भी लक्ष्य को, समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब मिलकर आपस में व्यक्ति कार्य करते हैं तो वो सहयोग कहलाता है। तो ये ग्रीन और डेविस
दोनों की जो महत्वपूर्ण परिभाषा अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं तो वो सहयोग कहलाता है। डेविस कहता है कि समान लक्ष्य को मिलजुल कर कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो सहयोग कहलाती है। किसी सामाजिक विकास के लिए, सदरलैंड कहता है किसी सामाजिक विकास के लिए अनेक व्यक्ति मिलजुल कर एक जैसा कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो सहयोग कहलाती है। तो सहयोग के अंतर्गत जो विशेषताओं की बात करते हैं तो सहयोग में समान लक्ष्य होते हैं, सहयोग में सभी व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं, सहयोग में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार का ये जो हमारा टॉपिक सहयोग वाला है।